ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 7 होगा। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 तक करा दिए हैं। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और कैसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें सीखी। आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। देखो, ये जो इक्वेशन है, मैं केवल यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा, वेरिएबल वगैरह नहीं लिखूंगा। ये जो हमने इक्वेशन सीखी थी, तो इक्वेशन को दो टाइप से हम सॉल्व करते हैं। एक तो ग्राफिकली, हमने सीखा कि कैसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली जब सॉल्व करते हैं तो उसको ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है कि एक लाइन जो है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। और ये एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर और जो है कोइंसाइड कर रही, सुपर इम्पोज होगी, इस टाइप से। तो ये हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी होती है कि ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैसे पता कर सकते हैं, अगर बिना किसी ग्राफ के अपना बिना किसी ग्राफ को ड्रॉ किए कैसे बता सकते हो दो लाइन पैरेलल है। उसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि A1/A2 का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, B1/B2 का रेशो, और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 का। तो ये जो है इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। और अगर यूनिक, इसको बोलते थे हम नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। फिर उसके बाद में मैंने बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का रेशो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दो लाइन एक पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रही होती है, तो यहाँ पर होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद में अगर दो लाइन एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर कंप्लीटली जो है उसको सुपर इम्पोज या एक कोइंसाइड कर रही है, तो हम बोलते थे कि कंडीशन क्या होती थी, आप A1/A2 का रेशो इक्वल टू B1/B2 का रेशो इक्वल टू C1/C2 का रेशो। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन। तब इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला जाता था, इन मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी थी। और अब ये हम कैसे इनको एल जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, तो मैंने एल जेब्रिकली आपको बताया था कि एल जेब्रिकली कैसे इनको जो है सॉल्व किया जाता है। तो इसके दो मेथड थे। ठीक है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। और एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, मैंने आपको बीच बीच में जो है ये एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। आपको देखना चाहिए क्वेश्चन का क्या नेचर है। जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, वो किस टाइप से सॉल्व की जा सकती है, आसान कैसे है। अगर किसी मेथड का नाम नहीं है तब आप ये देखो कि भाई आप कैसे किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो अब हम आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो एलिमिनेशन मेथड पर, पूरी तरह से एलिमिनेशन मेथड पर बेस है। और मैं आपको जगह जगह दिखाता चलूंगा कि देखो, ऐसा नहीं होता है कि कोई एलिमिनेशन मेथड आपको कोई थोप रहा है। आपको क्वेश्चन कैसे इजी हो सकता है आपके हिसाब से, आपको उसको करना है। ठीक है, तो कभी कभी तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजी हो जाता है, कभी कभी एलिमिनेशन से मेथड से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके हिसाब से क्वेश्चन कैसा है, अगर मेथड का नाम नहीं है तो पहले कोई ये हमारे पास एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन हम लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के नहीं छोड़े। कभी किसी को लग रहा हो कि भाई मैं एग्जाम्पल भी छुड़वा रहा हूँ, नहीं छोड़े मैंने, सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सबको सॉल्व कराया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द टू पर्सन्स 9:7 एंड रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर्स, रेशियो ऑफ दियर हाँ ठीक है, रेशियो ऑफ दियर, ठीक है, रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। समझो जरा क्या है। देखो, ऐसी जरा समझो, मतलब ये रिलेशन क्या होता है एक्सपेंडिचर और उसमें। मान लो कोई पर्सन है, वो 1000 रुपये मंथली कमा लेता है, वैसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो ये उसकी इनकम होगी। ठीक है, और वो उसका जो खर्चा है वो मंथली का 600 रुपये उसका खर्चा है। तो ये क्या हो गया, उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग कैसे निकालेंगे हम, सेविंग निकालने का तरीका क्या हो गया, सेविंग निकालने का तरीका ये हो गया कि कितना बचाएगा वो, भाई 1000 रुपये तो उसकी इनकम थी और 600 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी होगी, 400 रुपये। तो आप समझ रहे हो ना कैसे निकाला जाता है कि
इनकम में से आपको जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर दो तो आपके पास जो है सेविंग आ जाएगी। तो यही हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन किसी को लग रहा होगा। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो उसकी मंथली जो इनकम है उसको लेट करेंगे। तो यहाँ पर बोला है 2 पर्सन है और रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द 2 पर्सन इज 9:7। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट, क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। लेट इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, लेट इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट फर्स्ट देखिए रेशियो दिया हुआ है 9, दो बंदों की इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या काम करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, यहाँ पर 9x लगा देते हैं। जब भी हमारे पास कोई रेशियो गिवन होता है और उनको अलग अलग लिखना हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है तो इसके साथ में हम x लगा देंगे। और दूसरा जो पर्सन है उसके साथ में सेकंड पर्सन, इनकम ऑफ द सेकंड पर्सन कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, ऐसे ही हम क्या काम करेंगे कि जो उनका एक्सपेंडिचर है तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी ले लेंगे उसका पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन का हम एक्सपेंडिचर लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपने वेरिएबल इन रेशो के साथ में एक्स लगा दिए। अब यहाँ पर इनके साथ हम एक्स नहीं लगाएंगे, हमको कोई से दूसरे वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर वाई यूज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है, 4y। सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा यहाँ पर 3y, बाई लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इनकम, वो कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, समझ रहे हो। तो फर्स्ट पर्सन का पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की इक्वेशन कैसे बनेगी, फर्स्ट पर्सन की इस इक्वेशन बनाने के लिए 9x क्या है, फर्स्ट पर्सन का इनकम, उसके फर्स्ट पर्सन के इनकम में से फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर खत्म कर दो। तो एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 4y। और ये किसके ऊपर आ जाएगा, सेविंग के। वो कह रहा है कि 2000 रुपये पर मंथ सेव कर लेता है, पहली इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड पर्सन के बनाएंगे तो सेकंड पर्सन की जो इनकम है 7x है, और इसका खर्चा खत्म कर दो तो खर्चा कितना आ जाएगा, 3y। दे रखा है यहाँ पर रेशो की फॉर्म में। तो अब तो ये भी 2000 रुपये सेव करता है, उसने बोला है कि ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी भी मेथड का नाम नहीं दे रखा है, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हो या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो एलिमिनेशन से जो है सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दो इक्वेशन जो होंगी उनमें आप कोई से भी, जैसे मैं यहाँ पर y का वेरिएबल, y का कोफिशिएंट ले रहा हूँ तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। और यहाँ दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3। तो मैं दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर जब 3 में मैं और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, देखो सभी में करनी पड़ती है, 9 में भी करनी पड़ेगी। तो 9 3 जा 27, यहाँ पर 4 3 जा 12, तो माइनस का 12y आ गया, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 6000। फिर 4 की मल्टीप्लाई करो दूसरी इक्वेशन में तो 4 7 जा 28, 28x, माइनस का साइन, 3 4 जा 12 और 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन में। हम क्या काम करते हैं, जो जो भी हमने जो कॉफिशिएंट सेम करने की कोशिश की है, मतलब कर ली है, तो वो सेम हो जाते हैं लेकिन उनके साइन अलग होने चाहिए। जैसे अगर आप देख रहे हो पहली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके मैं लाया हूँ, यहाँ पर माइनस का 12y लिखा हुआ है और नीचे भी 12y लिखा हुआ है। तो मुझको क्या चाहिए, एक प्लस का 12y और एक माइनस का 12y चाहिए। तो लेकिन ये तो दोनों माइनस के हैं, तो इनको प्लस बनाने का एक तरीका ये होता है कि आप सबके साइन, नीचे वालों के सबके साइन उल्टे कर दो। देखो ऊपर वाले को भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होता है। चलो मैं ऊपर वाले के ऊपर साइन उल्टे करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये जो साइन है ये 27 प्लस का है, इसको माइनस कर दो यहाँ पर।
ये जो प्लस का 12, ये जो प्लस का 12y है, ये सॉरी माइनस का 12y है, इसको प्लस का कर दो, ऐसा साइन लगा दो। और ये जो 6000 है, ये प्लस का है तो माइनस कर दो। आप समझ रहे हो, ये गलत नहीं होता है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई नीचे वाले नंबरों को ही हमेशा हम ये प्लस माइनस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, अब ये जो ऊपर ये प्लस का 12y, नीचे माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? माइनस का 27 है, और नीचे ये प्लस का 28 है। तो क्या काम, यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और 8000 प्लस का है, 6000 माइनस का है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2000। आप समझ रहे हो कि ये कैसे मतलब सॉल्व कर रहे हैं हम? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। अब ये एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, ऐसे ऐसी इक्वेशन में रखनी चाहिए जहां से आप अपना आंसर बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 2 बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 7x माइनस का 3y। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप किसी में भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2000। और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये? थ्री। देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, 3y को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और 2000 को इधर ले आता हूँ मैं। तो 2000 जो राइट हैंड साइड में प्लस का था, इधर आपका माइनस का हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो 3y था, ये कैसा था? ये इधर माइनस का, तो इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा? इधर हो जाएगा प्लस का। अब करो 14,000 में से 2000 कम करो तो कितना आ गया? 12,000 आ गया। 3 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। तो इससे क्या पता लगता है? अब देखिए, हम देखेंगे क्या का हमारे पास निकला था। ये कोई इनकम नहीं आई है। कभी आप सोच रहे हो कि ये इनकम आ गई है, ये रेशो आया है। अब वो कह रहा है कि फाइंड देयर इनकम। इनकम निकालो। वैसे तो इनकम निकालना, इसकी बाई की जरूरत नहीं थी। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर आ जाएगी इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी? हमको पता है फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है? 9x। और x की वैल्यू रख दो, तो 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 2000। तो कितनी आ गई फर्स्ट पर्सन की? 18,000। 18,000 रुपी, रुपी का साइन लगा दो यहाँ पर या लिख दो। फिर सेकंड पर्सन की इनकम। तो सेकंड पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी? ठीक है, इनकम ऑफ द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी? सेकंड पर्सन की इनकम आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर कितना था? 7x। तो बस इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14,000। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की इनकम आ गई। तो हमने देखा कि कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और एलिमिनेशन से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन को हम सॉल्व मैं बता देता हूँ पहले। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो पहले चेक कर लो क्या उसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। उसने बोला है कि भाई यूज करो एलिमिनेशन मेथड से और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट सेम कर लेता हूँ। तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4x और 6y, और कितना आ गया? ये आ गया यहाँ पर 18। माइनस करो, ये माइनस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 0। सॉरी, इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। ये क्या कौन कभी 0 माइनस, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं बताऊंगा क्या है मतलब है इसका। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर सकते सॉल्व। इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसका नो सॉल्यूशन, देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था हर एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं होती है, जैसे इसने यहाँ पर बोल दिया हर एक। तो देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, दो इक्वेशन, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर लो। मैं यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ आपको। अगर a1/a2 का रेशो b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशो आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन यूनिक है। तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर रेशो देखते हैं। a1/a2 का रेशो कितना आ गया? a1/a2 का रेशो आ गया 2/4, दैट इज 1/2।
और B1/B2 का रेशो देखते हैं, तो B1/B2 का रेशो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/6, तो कितना आ जाएगा 1/2। और C1/C2 का रेशो देखते हैं, तो C1/C2 का रेशो कितना आ जाएगा -8/-7, दैट इज द 8/7, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला है, तो A1/A2 तो सॉल्व, देखो यूनिक, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मतलब x की एक वैल्यू आती है, y की एक वैल्यू आती है, तो बोलते हैं सॉल्यूशन यूनिक है, जो कि आने चाहिए थे, इसको सॉल्व कर गए, लेकिन नहीं आए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कैसे सॉल्यूशन है, तो इसके जो सॉल्यूशन है, कंडीशन ये आ रही है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इससे अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे उससे एक लाइन बनेगी, और दूसरे वाली जो लाइन है, जो दूसरा इक्वेशन है, इससे आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दूसरी एक इक्वेशन लाइन बनेगी, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कट ही नहीं कर रही, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप समझ गए, इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यही आंसर में लिखना है। कभी आप सोचो कि भाई क्या इसमें तो फिर गलत होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत नहीं, वो आपको चेक करना चाह रहा है कि आपको कुछ आता है नहीं आता है। देखिए यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये एनसीईआरटी का। पहले समझ लो जरा यहाँ पर कुछ है क्या, मतलब कुछ है, देखो मैंने एक नंबर लिखा है 57, ठीक है। अब ये जो डिजिट लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये डिजिट है, ये इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। और इसको हम इसको जो है मतलब यूनिट डिजिट ही बोलेंगे इसको, मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरी जो डिजिट है हमारे पास, जो दूसरी जो डिजिट लिखी हुई है यूनिट, ये वाली जो डिजिट है 5, इसको बोलते हैं हम कि ये जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे लिखी हुई है, टेंस डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट बस टेंस डिजिट लिख दो आप इसको, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेंस डिजिट। टेंस प्लेस पे लिखी हुई जो डिजिट होती है यूनिट्स डिजिट, ये ऐसे लिख दो। और टेंस डिजिट, यूनिट प्लेस पे लिखी हुई डिजिट, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको लास्ट डिजिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख दो, 5 को लिखो डिजिट टेंस, डिजिट एट टेंस प्लेस, ठीक है, डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पर डिजिट लिखी रहती है। और ये यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब समझने के लिए है डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट लिखी रहती है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी सबको। तो अब देखिए मैं ये सब क्यों क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उससे बताऊँगा आपको। देखो हमको यहाँ पर किसी भी नंबर को जब भी हम लिखते हैं 2 डिजिट का नंबर, जैसे मैंने ये लिखा था 75 लिखा था मैंने शायद, 75, चलो कुछ भी लिख लो। तो इस 75 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, और इस 75 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 10 × 7 × 5। किसी भी 2 डिजिट के नंबर का फॉर्मेट यही होता है। अगर आपके पास कोई 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे आपने कोई ये ले लिया, इस टाइप का कोई होगा, तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का 10 × ये फॉर्म होता है। इसको आप ये मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ, ऐसे लिख लो। तो जब भी 2 डिजिट का नंबर आता है तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। आप समझ में आया कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक और चीज़, अगर ये नंबर मेरे पास लिखा है यहाँ पर 75, इनकी डिजिट को मैं इंटरचेंज कर दूं, रिवर्स कर दूं, एक बहुत सारी चीज़ें होती है, डिजिट को इंटरचेंज करना, रिवर्स करना एक ही बात होती है। तो इसका मतलब 7 की जगह मैं 5 लिख रहा हूँ, और ये डिजिट को इंटरचेंज कर रहा हूँ, 7 की जगह 5 और 5 की जगह मैं 7 लिख रहा हूँ, तो डिजिट इंटरचेंज होगी। तो फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 50 + 7, और इसको ऐसे लिख सकते हो 10 × 5 + 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज करूँ, तो डिजिट को इंटरचेंज करने से इस वाला ये जो नंबर है बाई एक्स, इसका डिजिट को इंटरचेंज करने से ये एक्स वाई बन जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मिल सकता हूँ 10x + y। ये सारी चीज़ें यूज होती है 2 डिजिट के नंबर में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये जो नंबर था ये ओरिजिनल नंबर था, ये वाला ओरिजिनल नंबर। और ये जो नंबर आया चेंज कर कर, ये हमारे पास कोई नंबर आएगा, मतलब कि न्यू नंबर बोलो इसको।
तो ये जो जैसा यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो ये ओरिजिनल नंबर था, और जो डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर मिला दैट इज द न्यू नंबर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज लिखी रहती है क्वेश्चनों के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बहुत मुश्किल होते हैं कि हाँ भाई आपसे हो नहीं पाएगा, बड़े आराम के साथ आप कर सकते हो। बस कंडीशन यही होती है कि आपने क्वेश्चन को डिकोड अच्छे से किया है या नहीं किया। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा जब भी ये मैं पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन, तो इसमें एक ही बात बोलता हूँ कि आपको डी कोड करना आना चाहिए क्वेश्चन। डी कोड का मतलब देखो यही होता है जो लिखा हुआ है उसकी उसकी चीज को, जो उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं उसको अच्छे से आप डी कोड कर पा रहे हो, उनका क्या मतलब होता है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन क्या है बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो हम क्या काम करेंगे, लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर, ये कुछ लैंग्वेज लिखनी होती है। लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स एंड टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट बी बाई। तो नंबर क्या बना मेरे पास, ठीक है, तो मैं लिखूंगा नंबर इक्वल टू, नंबर क्या बना, नंबर बनेगा, देखो यूनिट प्लेस पे तो एक्स को लिखना है, यूनिट प्लेस पे एक्स को लिखना है और टेंस प्लेस पे लिखना है वाई को। ये मेरे पास नंबर बना, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाली फॉर्म यूज होती है हमारे पास में, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हमको। तो अब समझते हैं क्या कह रहा है। अब ये हमारे पास जो जब भी टू डिजिट का नंबर है आंख में इसके सब लिख डालो, समझ गया, फिर पढ़ते क्वेश्चन को। सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, दो डिजिट, देखो सम करना है हमको किस किस का, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, ओके, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर आप ना इस नंबर, ठीक है, ये जो नया नंबर, ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, इसकी डिजिट को आप रिवर्स कर दो। तो मैं लिखता हूँ न्यू नंबर, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर, न्यू नंबर कैसे बना, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर कैसे बनता है, न्यू नंबर बनता है डिजिट को रिवर्स कर कर, इंटरचेंज कर कर। तो जहां पर एक्स था उसकी जगह वाई, जहां वाई था उसकी जगह एक्स, तो मतलब मेरे पास ये बना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर ये बना, एक नंबर ये बना। तो ये जो नंबर बना है ये वाला, ये न्यू नंबर है, ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर है। तो वो यही कह रहा है इन दोनों का सम। तो मतलब देखो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होती है एप्लीकेशन में, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो बहुत मुश्किल होगा। तो उसने ये बोला है कि जो सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ आर टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो दो डिजिट का नंबर था ये कह रहा है कि सम करना है किसका, 10/x इसका और 10xy, और ये सम किसके ऊपर, 66 पे, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इन दोनों का सम कर कर 66 के ऊपर लिखना है। तो 10y ये और एक y ये, तो कितना हो जाएगा 11y। ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर 11x इक्वल टू 66, 11 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 66। 11 की टेबल से कट कर दो तो कितना आ गया ये, y प्लस एक्स इक्वल टू 6। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में दूसरे हम कंडीशन पर चलते हैं। मैं अगर बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आया तो मोस्ट ऑफ बच्चे इसको गलत करेंगे। इफ डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई टू, आप समझ रहे हो, वो कह रहे हैं कि डिजिट में जो नंबर, जो डिजिट है, डिजिट में जो 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 दो डिजिट है उनमें जो डिफरेंस है वो टू का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये भी होता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर 2। और वाई माइनस इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू। देखो हमको यहाँ पर ये नहीं पता कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये समस्या है। तो अगर किसी ने इसका एक ही मतलब निकाला, उस किसी ने बस यही कर दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, समझ लो उसका कुछ मार्क्स, उसके मार्क्स यहाँ पर कटने वाले हैं, समझ गया। तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा पॉसिबिलिटी और ये भी दिखाना पड़ेगा पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने कहा कि दो डिजिट का जो डिफरेंस है, ठीक है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई टू, इसका मतलब दो डिजिट का जो डिफरेंस है, जो दो डिजिट आप ले रहे हो एक्स वाई, इनका जो डिफरेंस है वो टू है। तो डिफरेंस का मतलब एक्स माइनस वाई भी होता है और वाई माइनस एक्स भी होता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ।
ठीक है, तो एक एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर मैं 1 लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 6। और इक्वेशन नंबर यहाँ पर मैं जो है 2 लिख लेता हूँ। ये कितनी है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड से दोनों के यहाँ पर ऑलरेडी सेम लिखे हैं, तो x, एक x ये, एक x ये, कितना हो जाएगा 2x हो गया। और ये हो जाएगा इधर 8, तो इसको कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या 2, 3 में मत रख देना इसको, x 1 उसमें रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, चलो ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, ये है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, y की वैल्यू का नहीं पता मुझको यहाँ पर। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, आप समझो जरा। फिर उसके बाद में मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी। देखो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी निकली है, यहाँ से इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 और 3 को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर जो 2 है, और सॉरी 3 है, वो कितनी है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों ऐसे भी होता है। कभी हम सोच रहे हो कि भाई हमेशा x के नीचे x ही लिखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये y प्लस का है, ये y भी प्लस का है, तो कितने हो जाएगा 2y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ गया 8, तो 2 के साथ कैंसिल कर दो, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको आप सॉरी इसको y की वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो या 1 में रखो, देखो क्या आएगा। तो इक्वेशन नंबर चलो 1 ही ले लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 लोगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो यहाँ पर कुछ जरा अंतर देखो, इस वाले केस में जब मैंने सॉल्व करा था तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी 2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, सॉरी इस वाले केस में x की वैल्यू 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 4 है, एकदम उल्टी आ रही है। तो इस वाले केस को अगर लेते हो इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से जो नंबर बनेगा, तो नया नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू नंबर, तो यहाँ से कौन सा नंबर बनेगा, नंबर तो हमारे पास ये है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा ये नंबर 24। अब यहाँ से अगर नंबर निकालो आप इस वाले केस से, तो देखना क्या आया, नंबर इक्वल टू, तो नंबर क्या है, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर क्या है। तो इस केस में अगर आप नंबर निकालना चाहो, तो इस केस में कितना आएगा 42 आएगा, आप समझ रहे हो। अब देख लेते हैं जरा 42 कैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर नंबर लिखने के लिए जा रहा हूँ, तो y प्लस एक्स, और इसको कैसे लिख सकते हो, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू है यहाँ पर 4 और x की वैल्यू है 2, तो कितना आ गया 42। वो यही पूछ रहा था, हाउ हाउ मैनी सच नंबर्स, ऐसा लगा हुआ है नंबर्स आर देयर, तो 2 नंबर्स आर देयर, कौन कौन से नंबर है 24 एंड 42, तो दीज आर द 2 नंबर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में अगर किसी ने यही ऐसा कर दिया, एक ही जो है इसने एक स्टेप मतलब एक केस ही उसने कंसीडर किया है, तो समझो उसके मार्क्स जो है कटेंगे यहाँ पर। अब ये एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ और सिखा देता हूँ। तो जैसा हमारे पास जो है इक्वेशन है, तो एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास ये। मैंने पीछे एग्जांपल आपको एलिमिनेशन मेथड के कराए हैं। तो मैं कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखो, पहला नियम है कि आप जो है इक्वेशन लिख लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी इक्वेशन लिख लो, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से किसी के भी कोफिशिएंट सेम कर लो, जैसे मैं y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए जा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट कितना है 3, इक्वेशन नंबर में y का कोफिशिएंट कितना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y का कोफिशिएंट है 1, तो मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन में होता है, तो 3x और 3 का y में करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3y और 20। देखो ये गलत नहीं होता, मैंने एकदम नीचे लिख दिया है फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये गलत नहीं होता, ऐसे करते हैं बार बार इक्वेशन सॉल्व करना। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है माइनस का 3y है प्लस का 3y है, कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 5x, 2x प्लस 3x 5x, और ये कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से अगर आप जो है x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 24/5।
5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू कहीं भी रख दो आप, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू यहाँ पर 24/5 ये, और इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 5 माइनस का 24/5। तो कितना आ जाएगा? 5 5 जो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5। तो 25 माइनस का 24 तो कितना आ गया? 1/5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, तो हमको यही सॉल्व करना था। दूसरा वाला, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, तो किसी को भी फर्स्ट या टू दे सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है तो उसको हमेशा 1 ही दो। दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और फिर नीचे 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं जो है और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो करूँगा तो पूरी इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4x, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जा 4, और यहाँ करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। इसके नीचे इक्वेशन नंबर आप 1 लिख लो, तो कितना आ गया? 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा? 7x, और ये कितना आ गया इधर? 40। तो इससे कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2। अब ये x की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, हमेशा इजी वाली इक्वेशन में रखना चाहिए। जैसे इक्वेशन नंबर 2 इजी है, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2y इक्वल टू ये, तो कितना होगा? 4। और इसको हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो दिस इज द आंसर। आप यहाँ से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, 3x माइनस का ये दे रखा है, और माइनस का 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और ये जो इक्वेशन है इसको जरा हम ठीक से लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस ये जो 9x है, बाई को इधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ और सबको कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पर नई तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई कैसे किया जाता है। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो मैं चाहता हूँ, मैं किसी का भी कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ। देखो किसी का भी कर सकते हो, x का करो, y का करो, जो हमेशा इजी हो उसको करना चाहिए। देखो यहाँ पर 9x लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? 3x। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9x बन जाएगा। तो मैं यही करने के लिए जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 की जब 3x में करूँगा तो ये आ जाएगा 9x, और 3 की जब मैं -5 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3 5 या 15 बाई, और 3 की -4 में करूँगा 3 4 या 12 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लो। देखो ऊपर वाला 9x प्लस का है, नीचे वाला 9x प्लस का है, तो प्लस प्लस कैंसिल कभी नहीं होते, माइनस माइनस कभी कैंसिल नहीं होते, एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले का साइन चेंज कर दूंगा। ये प्लस का था मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस का था ये प्लस, सभी सभी साइन चेंज होते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि एक के साइन चेंज करने पड़ेंगे इसके सभी के, तो ये कैसा है? ये हमारे पास माइनस का मैंने प्लस कर दिया, ये माइनस का था इसको मैंने प्लस कर दिया, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा अब? माइनस का 2 बाई और प्लस का 15 बाई। अब माइनस का 15 नहीं बचा क्योंकि मैंने इनके साइन चेंज कर दिए। तो देखो प्लस का 15 बाई और ये, तो कितना बचेगा? 15 में से 2 कम कर दो तो 13 बाई आ गया। यहाँ पर देखो प्लस का 12 है और ये है माइनस का 7, तो कितना बच जाएगा? प्लस का 5 बच जाएगा। तो प्लस का जब 5 बचेगा तो इसको हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 13y इक्वल टू माइनस का 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5/13। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करना क्या है, अपनी एक इक्वेशन ले लेते हैं जो इजी है उसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे हिसाब से थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस का 5 बाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ, तो 3x 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/13 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस कितने हो गए? तो कितना आ गया? माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 25/13, और ये माइनस का 4। तो इसमें केवल मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 13, तो 25 और कितना हो जाएगा? 52 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का ये। तो ऊपर सॉल्व कर लो इसको, कितना बच जाएगा? 3x
तो देखो एक तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और ऊपर यहाँ पर लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 2 - 5 नहीं आएगा तो 7, तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27/3 इक्वल टू 0। तो देखो सॉल्व करना आना चाहिए आपको ये। 3x इक्वल टू 27 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 27/13 को पूरे को ट्रांसपोज करेंगे, और इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, 3 की टेबल से ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया x इक्वल टू 9/13। तो ये हमारे पास जो है हमारा ये जो है क्वेश्चन थर्ड हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को ना उसकी फॉर्मेट में चेंज कर लो, पहले एलसीएम ले लो इसका। तो यहाँ पर जो है ये पूरे का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3x, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो एक 2 तो पहले सीधा, तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू -1। इस 6 की -1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस का y इक्वल टू 3, इस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब मैं यहाँ पर जो किसी का भी वैसे कोफिशिएंट सेव करने की जरूरत नहीं है, इसको देखो ये 3x है, ये भी 3x है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, जो है आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस का था प्लस का था, मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस का था मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस का था मैंने प्लस कर दिया, कैंसिल आउट, माइनस का 4y। अब देखो ये 4y पहले प्लस का था, मैंने माइनस कर दिया, तो अब जो साइन माइनस वाले को कंसीडर करेंगे, पहले वाले साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो माइनस का 4y ये, और एक माइनस का 1y ये, तो कितना होगा माइनस का 5y, और ये प्लस का 6 है, और ये है, तो कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ गया, यहाँ पर कैंसिल कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है y की वैल्यू -3 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू उठा कर रख दो, तो आपको जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई आपको यही रखनी जरूरी है, आप किसी में भी रख सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, तो 3x 4y इक्वल टू माइनस का 6, मैं यहाँ पर y की वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, तो कितना जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू 6, माइनस का 6 है ये यहाँ पर, ठीक है। तो और इधर 3x है, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, और 3x इस -12 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इधर आपका प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 12 में से 6 कम करो तो 6 बचा, 3x 3 से कैंसिल कर दो, तो कितना बच गया x इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो ये हमने देखा कि कैसे आप इनको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो एलिमिनेशन मेथड होता है, ये सब एलिमिनेशन मेथड था जो मैं आपको यहाँ पर मैंने जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए। तो देखो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के जो है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का केवल 1 क्वेश्चन कराया, और मेरा पर्पज ये था कि कैसे आप इसको जो है जो एलिमिनेशन मेथड हो कैसे यूज करते हैं, कैसे सीखा जाता है। जरूरी नहीं कि आप हर बार एलिमिनेशन मेथड ही यूज करो, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है और आपका जो दिमाग है वो कैसा चल रहा है। तो तभी आप जो है करवाओगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहा हूँ कि आपका आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए आपको क्या करना है। और अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम दे रखा है देखो, तब आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको उसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो जितने भी पीडीएफ या पीपीटी होते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसको मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपकी जो क्वेरी है उसको ज़रूर जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।